नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश की 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया आज एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां संवैधानिक अधिकार, विधिक सिद्धांत और हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य आपस में उलझ चुका है। 4 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही सुनवाई इस पूरे प्रकरण के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण सुनवाई मानी जा रही है। लेकिन इस सुनवाई से ठीक पहले जिस तरह से केस की बेंच बदली है और विभिन्न अभ्यर्थी गुटों के बीच सहमति नहीं बन पा रही है, उसने इस भर्ती के भविष्य पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आज की इस वीडियो में हम इस पूरे मामले का परत दर परत विश्लेषण करेंगे। हम समझेंगे कि 66.52 और 69.46 कटऑफ का वास्तविक खेल क्या है, 8,270 अभ्यर्थियों की नई सूची का कानूनी आधार क्या है, याचियों की मांग कितनी जायज़ है और क्या सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 का प्रयोग करके इस मामले को हमेशा के लिए बंद कर सकता है। अगर आप इस भर्ती से सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं तो इस विश्लेषण को अंत तक ध्यान से समझें। इस पूरे विश्लेषण को हम कुल 6 अध्याय में बांटकर अध्ययन करेंगे। सारे समीकरण को समझने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए। पहला अध्याय, कटऑफ का मूल विरोधाभास और प्रशासनिक भूल। 69,000 भर्ती के विवाद को गहराई से समझने के लिए हमें इसके मूल चयन और कटऑफ के गणित को समझना होगा। भर्ती की शुरुआती प्रक्रिया में अनारक्षित यानी जनरल श्रेणी के कटऑफ 66.52 तय की गई थी। इसी कटऑफ के आधार पर अभ्यर्थियों का जिला आवंटन हुआ था और हजारों शिक्षक आज विद्यालयों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन जब आरक्षण नियमों, विशेषकर मेरिटोरियस रिजर्व कैंडिडेट यानी एमआरसी के ओवरलैपिंग नियमों पर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सवाल उठे तो राज्य सरकार को पूरी सूचना का पुनर्मूल्यांकन करना पड़ा। पुनर्मूल्यांकन के बाद जो आंकड़े निकल कर आए वे चौंकाने वाले थे। सरकार द्वारा कोर्ट में प्रस्तुत किए गए नए आंकड़ों के अनुसार अनारक्षित वर्ग की वास्तविक और वैधानिक कटऑफ 69.46 होनी चाहिए थी। अब यहीं से सबसे बड़ा विधिक विरोधाभास जन्म लेता है। कानून के सामान्य नियम के अनुसार यदि वास्तविक कटऑफ 69.46 है तो 66.52 से 69.46 के बीच चयनित होकर नौकरी कर रहे अभ्यर्थी तकनीकी और कानूनी रूप से अंतिम मेरिट सूची से बाहर हो जाते हैं। सरकार का रुख यह है कि चूँकि इन कार्य शिक्षकों की नियुक्ति में अभ्यर्थियों की कोई व्यक्तिगत गलती या धोखाधड़ी नहीं थी, बल्कि यह पूरी तरह से प्रशासनिक और विभागीय भूल थी, इसलिए इतनी लंबी सेवा अवधि के बाद इन्हें नौकरी से निकालना मानवीय और प्रशासनिक दृष्टि से उचित नहीं होगा। अब आते हैं दूसरे अध्याय पे, संवैधानिक सवाल और समानता का समान अधिकार। आर्टिकल 14, प्रशासनिक भूल का हवाला देकर कार्य शिक्षकों को बचाना एक पहलू है, लेकिन यहीं से इस केस का सबसे बड़ा नैतिक और संवैधानिक प्रश्न खड़ा होता है। यदि 69.46 की वास्तविक कटऑफ से नीचे गुणांक वाले अभ्यर्थी पूरी तरह सुरक्षित रहकर नौकरी कर सकते हैं तो वे अभ्यर्थी क्यों नहीं जो केवल दशमलव अंकों या कुछ पॉइंट्स के अंतर से बाहर रह गए हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि दोनों ही पक्ष सुपर टेट पास हैं, दोनों ने एक ही परीक्षा दी है, दोनों की योग्यता में कोई कमी नहीं है और दोनों में से किसी की भी अपनी कोई गलती नहीं है। अगर व्यवस्था एक वर्ग को कम गुणांक होने के बावजूद प्रशासनिक सुरक्षा कवच प्रदान करती है तो दूसरी तरफ सालों से कोर्ट में व्यवस्था की कमियों को उजागर करने वाले योग्य याचियों को महज कुछ पॉइंट्स के अंतर पर बाहर कर देती है। तो यह सीधे तौर पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार का उल्लंघन प्रतीत होता है। कानून में एक स्थापित सिद्धांत है जिसे प्रिंसिपल ऑफ लॉचेस यानी अपने अधिकारों के प्रति सजगता कहा जाता है। कोर्ट हमेशा उन्हीं की मदद करती है जो समय पर न्याय का दरवाजा खटखटाते हैं। याचियों ने अपना समय, मानसिक शांति और वित्तीय संसाधन लगाकर इस केस को लड़ा। यदि सुधार का लाभ उन लोगों को मिले जो कभी कोर्ट नहीं गए और याचिकाकर्ता बाहर रह जाएं, तो यह प्राकृतिक न्याय का हनन होगा। तीसरा अध्याय, 69,000 पदों की सीमा और मेरिट के तर्क का अंत। सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से बार बार यह दलील दी जाती रही है कि भर्ती विज्ञापित 69,000 पदों की सीमा से आगे नहीं बढ़ सकती और चयन केवल शुद्ध मेरिट पर ही होगा। लेकिन वर्तमान कानूनी स्थिति इस दलील को पूरी तरह खारिज करती है। जब राज्य सरकार कोर्ट में हलफनामा देकर 67,867 कार्य शिक्षकों को सुरक्षित रखते हुए उनके ऊपर 8,270 नए अभ्यर्थियों को समायोजित करने का प्रस्ताव देती है तो भर्ती का कुल आंकड़ा अपने आप 76,000 को पार कर जाता है। यानी 69,000 पदों की सीमा तो सरकार के अपने प्रस्ताव से ही टूट चुकी है। रही बात शुद्ध मेरिट के सिद्धांत की, तो जब 66.52 तक के अभ्यर्थियों को 69.46 की वास्तविक कटऑफ के बावजूद पद पर बनाए रखा गया है तो शुद्ध मेरिट का नियम तो पहले ही दिन खत्म हो गया था। ऐसे में अब बाहर रह गए अभ्यर्थियों के सामने मेरिट का बहाना बनाना
विरोधाभासी लगता है। चौथा अध्याय बेंच में बदलाव और 4 अगस्त 2026 का घटनाक्रम। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आप देखिए सारी चीज़ें कैसे घटनाक्रम बदल रही हैं, कैसे लोगों के बीच मतभेद चल रहा है और होने वाली सुनवाई में क्या संभव हो सकता है। अब बात करते हैं सबसे ताज़ा और महत्वपूर्ण घटनाक्रम की। पिछले काफ़ी समय से इस केस की सुनवाई कर रही जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच बदल चुकी है। अब यह मामला कोर्ट नंबर 16 में माननीय न्यायमूर्ति SVN भट्टी और माननीय न्यायमूर्ति NV अंजारिया की नई पीठ के समक्ष सूचीबद्ध है। बेंच बदलने से अभ्यर्थियों के मन में कई तरह की आशंकाएं जन्म ले रही हैं। पहले की पीठ का रुख इस मामले को मानवीय आधार पर और अनुच्छेद 142 का प्रयोग करके एकमुश्त समाप्त करने की ओर दिखता। कोर्ट के पिछले आदेश के तहत 31 जुलाई 2026 तक सभी पक्षों और हस्तक्षेपकर्ताओं को नोडल काउंसिल एडवोकेट मनदीप कालरा को अपनी लिखित सुझाव आपत्तियां भेजनी थी, ताकि उन सुझावों को संकलित करके कोर्ट के सामने रखा जा सके। कोर्ट की मंशा यह थी कि यदि सभी पक्ष राज्य सरकार के प्रस्ताव पर सहमत होते हैं तो संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिली असाधारण शक्तियों का प्रयोग करके इस मामले को सदा के लिए निस्तारित कर दिया जाए। पांचवा अध्याय पक्षों के बीच आंतरिक असहमति और विवाद। यही सबसे इम्पोर्टेंट है। आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती यह खड़ी हो गई है कि मामले के अलग पक्षकार आपस में एकमत होते नहीं दिख रहे हैं। मुख्य रूप से दो बड़े वर्ग आमने सामने हैं। पहला वर्ग 8270 की सूची में शामिल अभ्यर्थी। इस समूह का कहना है कि सरकार ने जो 8270 अभ्यर्थियों की नई सूची का प्रस्ताव कोर्ट में दिया है उसे बिना किसी देरी के तुरंत आगे बढ़ाया जाए और उन्हें नियुक्ति पत्र जारी किए जाएं। उनका मानना है कि सरकार के हलफनामे के आधार पर उनका हक पहले बनता है। दूसरा वर्ग सूची से बाहर रहे याची अभ्यर्थी। दूसरी ओर जो अभ्यर्थी इस 8270 की सूची से बाहर रह गए हैं लेकिन जिन्होंने सालों तक अदालती लड़ाई लड़ी है, उनका तर्क अलग है। वे कहते हैं कि 8270 की सूची लागू होने से उन लोगों को सीधा फायदा मिल जाएगा जो कभी कोर्ट की सीढ़ी तक नहीं चढ़े, जबकि वे अभ्यर्थी जो महज पॉइंट में गुणांक से बाहर हो रहे हैं और सालों से संघर्ष कर रहे हैं खाली हाथ रह जाएंगे। इनकी मांग है कि याची लाभ के तहत सभी अहर याचियों को अधिसंख्य पद यानी सुपरन्यूमरेरी पोस्ट्स बनाकर समायोजित किया जाए। इस तरह पक्षों के बीच परस्पर विरोधी मांगों के कारण सर्वसम्मत बनना बेहद मुश्किल नज़र आ रहा है। आज स्थिति बन चुकी है कि सालों से एक ही अन्याय के खिलाफ लड़ रहे अभ्यर्थी आज अलग अलग गुटों में बटे हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम गहराई से देखें तो इस मतभेद और गुटबाजी की मुख्य रूप से 3 बड़ी वजहें हैं। पहला कारण सूचना का अभाव और भ्रम। अलग अलग मंचों और सोशल मीडिया के माध्यम से अभ्यर्थियों तक आधी अधूरी और भ्रामक जानकारियाँ पहुँच रही हैं। हर गुट को यह लगता है कि केवल उनका रास्ता ही सही है और बाकी सब उनके खिलाफ हैं। इस विश्वास की वजह से आपस में संवाद पूरी तरह से खत्म हो चुका है। दूसरा कारण व्यक्तिगत हित बनाम सामूहिक हित। 69,000 भर्ती का कानूनी ताना बाना इतना उलझ चुका है कि हर अभ्यर्थी अपनी व्यक्तिगत कटाव और गुणांक के हिसाब से सोचने पर मजबूर हो गया है। 8270 की सूची में शामिल साथियों को लगता है कि यदि यह सूची तुरंत लागू हो जाए तो उनका जीवन सुरक्षित हो जाएगा, जो कि अपनी जगह स्वाभाविक सोच है। वहीं दूसरी ओर जो साथी सालों तक अदालती चक्कर काटते रहे, पैसा और मानसिक सुकून गंवाते रहे, उनका यह डरना भी जायज़ है कि कहीं वे खाली हाथ न रह जाएं। तीसरा कारण तंत्र की गलतियों की सज़ा अभ्यर्थियों का आपस में लड़ना। सबसे दुखद पहलू यह है कि गलती शासन और प्रशासन के स्तर पर हुई, कभी कटाव तय करने में तो कभी आरक्षण के नियमों को लागू करने में। लेकिन उस प्रशासनिक भूल का खामियाजा आज अभ्यर्थी आपस में लड़कर चुका रहे हैं। एक ही परीक्षा पास करने वाले योग्य अभ्यर्थी आज एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। लेकिन यहाँ हर अभ्यर्थी को रुककर एक बहुत बड़ा कड़वा सच सोचना होगा। इतिहास गवाह है कि जब जब अभ्यर्थियों की ताकत बिखरी है तब तब निर्णय टले हैं और तारीख पर तारीख मिली है। 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की नई पीठ सामने पक्षों का यह बिखराव और आपसी मतभेद उजागर होता है तो कोर्ट के पास इस मामले को अनिश्चित काल के लिए मेरिट की लंबी बहस में डालने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। और याद रखिए, केस जितना लंबा खींचेगा नुकसान किसी एक गुट का नहीं बल्कि हर उस अभ्यर्थी का होगा जो सालों से नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जब अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय की बात करता है तो उसकी पहली शर्त यही होती है कि क्या सभी पीड़ित पक्ष किसी एक न्यायसंगत और सर्वमान्य समाधान पर सहमत हैं। अगर 8270 की सूची के अभ्यर्थी और बाहर रह गए संघर्षरत याची एक दूसरे का हाथ थाम लें तो कोर्ट के सामने एक अटूट और मजबूत पक्ष रखा जा सकता है। 8270 सूची का समायोजन और बाहर रह गए अहर याचियों के अधिसंख्य पदों की मांग, ये दोनों मांगे एक दूसरे का विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे की पूरक हैं। यह समय
अपने छोटे छोटे मतभेदों, व्यक्तिगत अहंकार और आपसी खींचतान को भूलकर एक मंच पर आने का है। याद रखिए, आपकी असली लड़ाई आपस में नहीं बल्कि उस व्यवस्था से है जिसने आपको इतने सालों तक सड़कों और अदालतों में भटकने को मजबूर कर दिया। अगर आप एकजुट होकर नोडल काउंसिल के माध्यम से एक सकारात्मक और साझा प्रस्ताव कोर्ट के समक्ष रखते हैं तो 4 अगस्त की तारीख आपके जीवन में एक नया सवेरा ला सकती है। लेकिन अगर आज भी आप गुटों में बटे रहे तो यह ऐतिहासिक अवसर हाथ से निकल सकता है। फैसला आपके हाथ में है। अलग अलग होकर हारना चाहते हैं या एकजुट होकर हर एक योग्य अभ्यर्थी के लिए न्याय का रास्ता साफ करना चाहते हैं। अब आते हैं लास्ट और छठे अध्याय पर, भर्ती का भविष्य और संभावित समाधान। अब सवाल उठता है कि अगर 4 अगस्त को सभी पक्ष एकमत नहीं होते तो सुप्रीम कोर्ट का अगला रुख क्या हो सकता है और भर्ती किस दिशा में जाएगी। इसमें मुख्य रूप से 2 स्थितियां हैं। पहली, यदि सहमति नहीं बनती, मेरिट पर लंबी सुनवाई, यदि नई बेंच यह देखती है कि पक्षों के बीच कोई समझौता या सहमत नहीं है तो कोर्ट अनुच्छेद 142 के तहत संक्षिप्त आदेश पारित करने से पीछे हट सकती है। ऐसी स्थिति में मामले को वापस मेरिट यानी गुण दोष के आधार पर विस्तृत सुनवाई के लिए डाल दिया जाएगा। इसमें हाई कोर्ट के फैसले, आरक्षण के कानूनी नियमों और सिंगल बेंच बनाम डिवीजन बेंच के फैसलों पर नए सिरे से बहस होगी, जिससे यह मामला फिर से लंबी कानूनी प्रक्रिया में उलझ सकता है। स्थिति 2, कोर्ट का स्वतः न्यायसंगत निर्णय। सुप्रीम कोर्ट केवल पक्षों की सहमति पर निर्भर नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के पास यह अधिकार है कि वह सभी दलीलों, पक्षों और राज्य सरकार की क्षमता का आकलन करके स्वयं एक संतुलित फैसला दे। संभावित और सबसे व्यवहारिक समाधान क्या है, इसको देखेंगे। इस जटिल विवाद का एकमात्र संवैधानिक और सर्वस्वीकार्य समाधान यह दिखता है कि राज्य सरकार के 8270 के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए उन याचियों के लिए भी विशेष अधिसंख्य पदों का सृजन किया जाए जो पिछले कई वर्षों से इस कानूनी लड़ाई का हिस्सा रहे हैं और मामूली अंकों से चयन से वंचित हैं। जब सरकार 69,000 की सीमा लाकर 8,270 अतिरिक्त पद देने को तैयार है तो कुछ हजार याचियों के लिए अधिसंख्य पद बनाकर इस पूरे प्रकरण का हमेशा के लिए पटाक्षेप किया जा सकता है। इससे न तो कार्य शिक्षकों की नौकरी जाएगी, न नई सूची वालों का हित होगा और न ही संघर्षरत याचियों के साथ अन्याय होगा। सब मिलाकर निष्कर्ष ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का यह मामला अब केवल अंकों, मेरिट या आंकड़ों का खेल नहीं रह गया। यह प्रशासनिक गलतियों के खिलाफ अभ्यर्थियों के धैर्य, समानता के अधिकार और प्राकृतिक न्याय की परीक्षा है। 4 अगस्त की सुनवाई अत्यंत निर्णायक होने वाली है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि नई पीठ अभ्यर्थियों के इन आपसी मतभेदों और कानूनी पेचीदगियों को किस दृष्टिकोण से देखती है। आपकी इस पूरी स्थिति पर क्या राय है? क्या याचियों को अधिसंख्य पदों पर समायोजन मिलना चाहिए या 8,270 की सूची को ही सीधे लागू किया जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि सही और विधिक जानकारी सभी साथियों तक पहुंच सके। धन्यवाद।